नमस्कार। आप सबका स्वागत है लेवल अप बीपीएससी की यूट्यूब चैनल में। बिहार स्पेशल की इस लेक्चर सीरीज में 69वीं बीपीएससी की रिवीजन हो रही है और हम बिहार स्पेशल के मध्यकालीन बिहार की इतिहास को समझ रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से। कल के लेक्चर में हमने शुरुआत कर दी है मध्यकालीन बिहार की और आज हम देखने जा रहे हैं अगला लेक्चर जो हमें बताता है पाल डायनेस्टी, पाल साम्राज्य के बारे में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के इतिहास में। देखेंगे हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का सबसे महानतम शासकों में से एक था, कन्नौज को उसने अपनी राजधानी बनाई और तत्पश्चात पाटलिपुत्र से जो शक्ति का केंद्र है वो शिफ्ट हो जाता है कन्नौज, और जो मगध है, जो पाटलिपुत्र है, उसका महत्व है, उसकी जो महत्ता है वो खत्म सी हो जाती है। वो बहुत डिक्लाइनेशन हो जाता है, पतन हो जाता है। लेकिन कैसे बाद में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कैसे पुनः पाल साम्राज्य के वंशजों ने इस बिहार को, बंगाल को पुनः उत्थान की तरफ बढ़ाया, पूरा पुनः इसका एवोल्यूशन हुआ। हालांकि उस लेवल तक तो नहीं हुआ जिस लेवल तक होना चाहिए था, जो जिस जिस प्रकार की प्रकाश था, जिस प्रकार का हमने इसका उत्कर्ष मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य के समय में देखा, पाटलिपुत्र और मगध का, उस प्रकार का जो उत्कर्ष है वो तो नहीं दिखता है हमें, लेकिन काफी हद तक इसकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो गई। तो आइए आज की लेक्चर सीरीज में हम उन्हीं प्रश्नों को समझते हैं जो पाल साम्राज्य से संबंध रखते हैं, और तत्पश्चात अगले लेक्चर में हम देखेंगे अन्य जो लोकल लेवल की डायनेस्टीज हैं, जो स्थानीय वंश हैं, जैसे सेन वंश, जैसे कर्नाट वंश, जैसे कुछ आदिवासी वंश है जैसे चेरो, उज्जैनिया, भार, खरवार। इन वंशजों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पाल वंश के कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं और वह उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो स्पेशली बिहार से संबंध रखता है। मैं हूं आमियार शांडिल्य और आपके लिए रोज लेके आता हूं लेक्चर, 69वीं बीपीएससी के लिए रिवीजन क्लासेस लेके आता हूं। और साइंस की लेक्चर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, घबराना नहीं है, बहुत जल्दी साइंस का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। और स्पेशल लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट पे भी बहुत जल्दी आएगा। पता है भाई, अरे देखो होता क्या है, और करंट अफेयर्स की तो आनी ही वाली है। मैं जैसे समझता हूँ इस बात को, और मैंने जहां तक एनालाइज किया है कि बच्चे अभी करंट अफेयर्स थोड़ी थोड़ी पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन नजदीक होता है ना, उस समय करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स की बुक पढ़ते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं नया नया करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज, पुरस्कार वाली, जो महत्वपूर्ण नियुक्तियों वाली और अन्य छोटे छोटे टॉपिक्स पे जो है ना करंट अफेयर्स खोजना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम जैसे जैसे एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ेंगे, हालांकि एग्जामिनेशन अब बहुत नजदीक आ गया है, हमारा 30 तारीख को एग्जाम है, तो जैसे जैसे एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे बच्चे करंट की तरफ बढ़ते हैं। उसी वक्त इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हैं, उसी वक्त जो है इकोनॉमिक जो है बजट भी पढ़ते हैं, भारत की बजट या बिहार की बजट। तो जो स्पेशल लेक्चर जो है ना, जैसे जैसे एग्जाम की तरफ हम बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपका लेक्चर अपलोड हो जाएगा और वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। घबराना नहीं है कि सिर्फ इतिहास ही चला है या पॉलिटी चला है, सबका लेक्चर अभी आ रहा है। साइंस की भी लेक्चर अभी बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और पहला प्रश्न क्या है वो क्या है। पहला प्रश्न है, द medieval period is considered to begin after the death of which ruler? मध्यकाल किस शासक की मृत्यु के बाद प्रारंभ माना जाता है? ठीक है, मध्यकाल को हम दो हिस्सों में जनरली बांटते हैं। मध्यकाल को जब हम देखेंगे तो मध्यकाल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल
और इसको हम कह सकते हैं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 एडी में हो जाती है। हर्षवर्धन जो महानतम शासकों में से एक, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का शासक है। हालांकि वर्धन वंश जो शासन करता था वो थानेश्वर से करता था। इनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर से शासन करते थे और उनकी मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन, इनके मृत्यु के पश्चात इनके बड़े भाई राज्यवर्धन जो हैं वो थानेश्वर के शासक बनते हैं। वो थानेश्वर के शासक बनते हैं। ठीक है। अब होता यह है कि हर्षवर्धन की एक बहन है और इनकी बहन की शादी होती है कन्नौज के शासक, राज्यश्री नाम है। तो इनकी बहन की शादी होती है कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन। इसी दौरान, ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं कि कैसे हर्षवर्धन शासक बनता है। जो 606 एडी में इनको शासन का बागडोर संभालना होता है मात्र 16 वर्ष की उम्र में। 590 एडी में इनका जन्म है, तो मात्र 16 वर्ष की उम्र में 606 एडी में इनको सत्ता संभालनी होती है। तो किन परिस्थितियों में ये सत्ता संभालते हैं ये हम देख रहे हैं। तो अब ये होता क्या है कि कन्नौज बंगाल का शासक है, गौड़ वंश का, बड़ी क्रूरतम शासक है, बंगाल का शासक है। नाम है इसका शशांक, गौड़ वंश का है, नाम है शशांक। इसी ने महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। तो शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण कर ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और इनकी बहन का अपहरण कर लिया, कैद कर लिया। ठीक है। तो थानेश्वर के शासक जो हैं राज्यवर्धन, इनके बड़े भाई, हर्षवर्धन के बड़े भाई, वो अपने बहनोई की मृत्यु का बदला लेने के लिए सेना इकट्ठा करते हैं और चढ़ाई कर देते हैं शशांक के ऊपर। लेकिन इस युद्ध में राज्यवर्धन मारा जाता है। ठीक है। तो इधर बहन भी कैद हो गई है, उधर बड़े भाई की हत्या भी हो गई शशांक द्वारा। ठीक है ना। तो अब हर्षवर्धन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। तो हर्षवर्धन जो है तय करता है कि वो बदला लेगा अपने भाई की मृत्यु का और अपनी बहन को भी कैद से छुड़ा कर लाएगा। तो यह कामरूप के शासक से संधि करता है, कामरूप आज के समय का असम, और कामरूप के शासक के साथ मिलकर यह चढ़ाई करता है कहां पर, शशांक के ऊपर, जिससे शशांक डर के भाग जाता है, अपना शासन छोड़ के फरार हो जाता है। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन कन्नौज और थानेश्वर को एक साथ कंबाइन कर देता है और अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कन्नौज स्थापित करता है और तत्पश्चात कन्नौज ही सारी शक्ति का केंद्र बनता है। हालांकि हर्षवर्धन हिंदू था, लेकिन इसने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया है और इसने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो गुप्त वंश के समय में स्थापित की गई थी, कौन सी, कुमारगुप्त द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी भी संरक्षण करता है, उसको भी दान देता है हमेशा। वो एक उसका एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि उसके आय का 1/4 तो चैरिटी में ही जाता था। वो जितनी राजस्व की वसूली करता था उसका 1/4 तो चैरिटी में जाता था।
तो नालंदा यूनिवर्सिटी को भी बड़ी मात्रा में धन देता है, उसको संरक्षण देता है। ठीक है, खुद में बहुत बड़ा अ, विद्वान है ये, है ना। तो हर्षवर्धन की मृत्यु, हर्षवर्धन 606 एडी से लेकर के और 647 एडी तक शासन करेगा। उत्तर भारत में नर्मदा तक इसकी जो है सीमा होगी, एक लंबा विस्तार होगा। पश्चिमोत्तर प्रांत तक इसका विस्तार होगा। इधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक इसका विस्तार हो जाएगा पूर्व में। तो पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक, असम के सीमावर्ती क्षेत्रों तक इसका विस्तार है। और पश्चिमोत्तर प्रांत उधर जो है पंजाब और सिंधु नदी के पार जो एरिया है वहां तक इसका विस्तार है। और दक्कन में आइए तो नर्मदा नदी के तट तट तक जो है इसका विस्तार हो चुका है। हालांकि इसने कोशिश की दक्षिण में भी जाने की, लेकिन 618-19 में 618-19 में चालुक्यन किंग, चालुक्यन राजा, चालुक्यन किंग पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के हाथों ये पराजित होता है। और तत्पश्चात इसकी जो महत्वाकांक्षा है, इसकी एम्बिशन है, उस पर लगाम लग जाती है और फिर पुनः यह दक्षिण में जाने का प्रयास नहीं करता है। तो पुलकेशिन द्वितीय इसको पराजित करता है, चालुक्यन राजा। तो 647 ईडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के पश्चात, इसी के शासन के समय में, वेन शांग जो चाइनीज जो यात्री है, 635 एडी में बिहार आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने बौद्ध धर्म का। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल किस शासक की मृत्यु के बाद प्रारंभ माना जा सकता है। तो हाँ, तो अभी इसके दो दो हिस्सों को मैं बता रहा था, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी 1 मिनट रुक जाइए, पहले आंसर कर लेते हैं इसको। तो किस शासक की मृत्यु के बाद होता है? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हम कह सकते हैं ना, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। और मैंने पहले ही बताया कि मध्यकाल को हमने 2 हिस्से में किया, पूर्व और उत्तर, मतलब प्री मेडिएवल पीरियड और पोस्ट मेडिएवल पीरियड, है ना, उत्तर। तो देखेंगे यहाँ पे पूर्व मेडिएवल पीरियड में देखेंगे कि यहाँ पर हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात पूरा पूरा का पूरा उत्तर भारत एक्सक्यूज मी, पूरा का पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। छोटे छोटे राज्यों में टूट जाते हैं और ये आपसी लड़ाई में लगे रहेंगे। ये समय सबसे कह सकते हैं ना कि मध्यकाल का अंधकार काल कहा जा सकता है। ठीक है ना। ये आपसी झगड़ों में छोटे छोटे जो उत्तर भारत है वो छोटे राज्यों में विभक्त हो जाएगा। कई सारे राजपूताना राज्य बनेंगे। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो उन्हीं में कई सारे राजपूताना अलग अलग वंश निकल के आ जाएंगे। परमार अलग, चौहान अलग, गुर्जर अलग, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सिसोदिया अलग, राठौड़ अलग। तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे यहाँ पे किंगडम्स देखने को मिलेंगे और ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये आपसी लड़ाई का फायदा कौन उठाएगा? मुस्लिम शासक बाहरी आएंगे। तो यहाँ पर शुरुआत की दौर दिखेगी ये हिंदू राजाओं की जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है। और जो उत्तर मुगल काल, सॉरी उत्तर मुगल काल कह रहा हूं, उत्तर मध्यकालीन काल है, बाद का जो मध्यकालीन काल है ये मुस्लिम शासन का है। तो इसका शासनकाल हम कह सकते हैं 647 एडी से लेकर के 1206 एडी। और फिर इनका कह सकते हैं 1206 एडी से लेकर के हम कह सकते हैं 1757, क्योंकि उसके बाद से तो मान लो कि खत्म ही हो गया मुगल। तो सॉरी सॉरी, गला सूखता है तो
खांसी आती है, और अभी काफी हद तक ठीक हो गई है और ठीक होने के प्रोसेस में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? अब देखो जी, शशांक की मृत्यु के पश्चात, शशांक की मृत्यु हो जाएगी गौड़ वंश के शासक की, पूरा बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता फैला हुआ है ना। बंगाल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो बंगाल बिहार की अगर बात करें बंगाल बिहार की बात करें तो शशांक की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता, और मैंने कल बताया था यदि कोई राजनीतिक अस्थिरता है तो उस क्षेत्र में और भी कई तरह की अस्थिरता पैदा होंगी। यदि किसी क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, कोई स्टेट गवर्न, किसी गवर्नमेंट द्वारा कोई स्टेट गवर्न नहीं हो रहा, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे फॉलो नहीं हो रहा है, पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं, कोई देखने वाला है नहीं, पूरी तरह से अनार्किस्ट सोसाइटी है, वहां पे अनार्किज्म, अराजकतावाद फैला हुआ है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता जब पैदा होती है तो उस क्षेत्र में और भी कई तरह की अस्थिरता पैदा होती है। तो बंगाल में जब राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई तो वहां पर आर्थिक अस्थिरता भी पैदा हुई, लोगों की आय घट गई, व्यापार घट गया, कृषि घट गया, लोगों के जान माल पे आफत आ गई, है ना, लूटपाट मच गया, बढ़ गया, धार्मिक अस्थिरता आ गई, सामाजिक अस्थिरता आ गई, लोग असहिष्णु हो गए, इंटॉलरेंट हो गए। अब इस सारी कंडीशंस को देखने के बाद वहां की समाज, वहां की सोसाइटी, वहां के जो नोबल क्लास के लोग हैं, उन लोगों ने तय किया कि हमें एक सेंट्रल अथॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने गोपाल को सत्ता पर स्थापित किया 750 एडी। तो 750 एडी में बंगाल की जनता और वहां के नोबल क्लास द्वारा 750 एडी में गोपाल नामक व्यक्ति को अपना शासक नियुक्त किया गया, और इन्होंने पाल वंश की ठीक है। तो हम यहां पे मिल गया हमें पाल वंश का स्थापना कौन किया, कौन किया, कब से कब तक इन्होंने शासन किया, 750 से 770 एडी। क्लियर है? अगले प्रश्न में बढ़ सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ओके। इन प्री मेडिएवल बिहार हु हैड मेनली रूल्ड द स्टेट? जब प्री मेडिएवल बिहार की बात होती है तो नॉन मुस्लिम शासन की बात होती है, गैर मुस्लिम शासन अर्थात हिंदू शासकों के शासन की बात होती है ना। तो इस दौरान में प्री मेडिएवल बिहार, जब तक तुर्क इन्वेजन नहीं हुआ, जब तक बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण नहीं किया, बंगाल पर आक्रमण नहीं किया था, तब तक किन शासकों ने, क्योंकि बख्तियार खिलजी के एंट्री करने के बाद ही बिहार में मुस्लिम शासन स्थापित होता है ना, उसके पहले तो कोई नहीं था, उसके पहले हिंदू शासक थे, कर्नाट वंश के लोग थे।
पाल वंश के शासन था, और उधर बंगाल में सेन वंश शासन कर रहा था। तो उस समय मध्यकालीन बिहार में पाल वंश भी शासन कर रहा था, कर्नाट वंश भी शासन कर रहा था, और सेन वंश भी शासन कर रहा था। तीनों ही शासन कर रहे थे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया तो उस समय इंद्रुमन पाल का शासन था। किसका? इंद्रुमन पाल। और सेन वंश में किसका था? लक्ष्मण। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हो जाएगा हमारा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। द पाल रूलर हु मेड मुंगेर एज हिज कैपिटल। पाल शासक जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई, है ना। एक तो देखेंगे मुस्लिम शासक में से किसने किया था, हम लोगों ने पढ़ा भी है। किसने किया था? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी बदल के ले गया था अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए। यहां पर पाल शासक कौन था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या रामपाल? तो ये थे देवपाल। देवपाल ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदला? कहां से कहां? पहले उनका जो है राजधानी बंगाल के क्षेत्र में हुआ करता था, फिर उन्होंने बिहार के क्षेत्र में अपनी राजधानी को बदल दिया। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच पाल रूलर। अब मैं बता दूं, पाल शासक भी बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा विश्वविद्यालय, इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फला फूला। सॉरी, इतना मैनेज करिएगा आप लोग, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो प्रश्न देखें जरा। विच पाल रूलर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द रूलर ऑफ जावा, जावा इंडोनेशिया, है ना, जावा आइलैंड है ना, सुमात्रा जावा आइलैंड है। ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे ज्योग्राफी क्लासेस में। तो जावा, रूलर ऑफ जावा ग्रांटेड 5 विलेजेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बिहार एट नालंदा, है ना। किस पाल शासक ने जावा के शासक के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार के रखरखाव के लिए 5 गांव दान दिए? इस जावा के शासक ने एक विहार का निर्माण करवाया था। इन विहार के निर्माण करा देने के बाद उसकी रखरखाव की भी तो होती है। वहां पे जो लोग रहेंगे, वहां पे बौद्ध भिक्षु जो रहेंगे, उनके खान पान, रहने सहने, साफ सफाई, है ना, मेंटेनेंस, सबका खर्च तो बनेगा ना। तो फिर इसके लिए किस पाल शासक ने गांव दिए थे 5? तो ये देवपाल ने दिए थे। किसने दिए थे? देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे जावा शासक के अनुरोध पर, जावा के शासक के अनुरोध। तो हम कह सकते हैं इससे क्या कि पाल शासकों का दक्षिण एशियाई शासक के साथ, पाल शासकों का दक्षिण एशियाई शासकों के साथ मित्रवत संबंध था, है ना, मित्रता का संबंध था, तब तो आना जाना लगा हुआ है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इनके सबके साथ जो है ना, चूंकि साम्राज्यवादी नीति रही है, विस्तारवादी नीति रही है, तो इनके सबके साथ दुश्मनी निभाई है इन्होंने। अब इन्हीं के समय में, पाल शासकों के समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष। अब पाल शासकों के, और इसमें पाल शासक एक बहुत बड़ा इन्होंने एक रोल निभाया। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर कब्जा करने हेतु सभी ललायित हो गए। अब कन्नौज क्या है? शक्ति का केंद्र है। कन्नौज ऐसे पोजीशन पे है जहां जो एक बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड अपने पास रखता है, गंगा यमुना दोआब। वहां पर कब्जा करने का मतलब है कि एकाएक के बड़े स्रोत पर अधिकार रखना, ठीक है ना।
इसके अतिरिक्त जो कन्नौज पर अधिकार रखेगा वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रूलर माना जाएगा। ठीक है। अब कन्नौज पर अधिकार रखने के लिए पूरब से जहां पाल शासकों ने कमर बांधी, वहीं पश्चिम से राजपूताना राजस्थान साइड से देखेंगे गुर्जर प्रतिहारों ने कमर कस ली। वहीं दक्कन की क्षेत्रों से आप जब देखेंगे तो यहां से देखेंगे राष्ट्रकूटों ने। हालांकि राष्ट्रकूट जो है कन्नौज पर अपना कब्जा करना चाहते नहीं है। ये एक तरह से इनका राष्ट्रकूट का जो बाउंड्री है वो गुर्जर प्रतिहार से लगता है। तो राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार एक स्वाभाविक दुश्मन है एक दूसरे के। तो इनकी मुख्य लड़ाई इनसे ठीक है ना। और इनकी मुख्य लड़ाई इनसे, और ये क्या चाहते हैं, कन्नौज पर अधिकार रखना। कन्नौज यहां पे मान लीजिए कन्नौज है, तो ये इस पे अधिकार करना चाहते हैं और राष्ट्रकूट चाहते नहीं कि गुर्जर प्रतिहार का इस पे अधिकार हो। तो इसमें कहीं ना कहीं इसको किसको फायदा पहुंच रहा है बीच बीच में पाल शासकों को फायदा पहुंच रहा है। हालांकि राष्ट्रकूट पाल शासकों को भी पराजित करेंगे, लेकिन पराजित करके ये वापस लौट जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। समझ रहे बात को। तो ये 3 गुटों की लड़ाई है किस पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। अंततः लास्ट में हम देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार का कब्जा कन्नौज पर हो जाएगा, है ना, क्योंकि पाल शासक कमजोर हो चुके हैं और इसीलिए इनका कब्जा कन्नौज पर हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाउ मेनी विलेजेस डिड धर्मपाल डोनेट टू नालंदा महाविहार, है ना। नालंदा महाविहार के रख रखाव के लिए किस शासक ने नालंदा महाविहार के रख रखाव के लिए किस शासक ने, तो धर्मपाल ने गांव दान दिए थे। कितने गांव दान दिए थे, तो आप जान जाइए, इन्होंने 200 गांव दान दिए थे। गांव दान देने का मतलब क्या है कि गांव से होने वाली आय, जो राजस्व आ रही है, वो राजस्व खजाने में ना जा करके वो कहां चली जाएगी, नालंदा महाविहार के खाते में चली जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत कष्ट है जीवन में और इस कष्ट से पार पा लेना ही सफलता है। पूरी जीवन कष्ट है ना जी, पूरी जीवन में दुख ही दुख है। यही तो बौद्ध धर्म का मुख्य शिक्षा है। During the reign of which ruler did the ruler of Sailendra dynasty establish the Buddhist monastery at Nalanda? शैलेंद्र वंश के शासक ने है। शैलेंद्र वंश कहाँ था, दक्षिण एशियाई शासक है, इंडोनेशिया का शासक है, इंडोनेशिया का। ठीक है। तो यहाँ के शासक ने बिहार में, बंगाल में जो शासन चल रहा था, भारत में जो शासन इस वक्त चल रहा है, किस शासक के शासनकाल के दौरान नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना की। प्रश्न यहाँ पे 2-3 फैक्ट निकल के आ गए। तो शैलेंद्र वंश कहाँ का वंश था, दक्षिण एशियाई वंश है, इंडोनेशिया का वंश है। दूसरा है कि इन्होंने क्या किया, नालंदा में क्या स्थापित किया, बौद्ध मठ। तो यहां से भी प्रश्न उठ सकता है, तो किस शासक के रहते दौरान, ठीक है ना। तो किस शासक के रहते दौरान, देवपाल के रहते दौरान। किस शासक के रहते दौरान, देवपाल के
रहते दौरान इन्होंने उनकी आज्ञा से बौद्ध मठ का निर्माण किया था। अगले प्रश्न, वेयर डिड किंग बलपुत्र देव ऑफ सुमात्रा बिल्ड द हॉस्टल फॉर फॉरेन स्टूडेंट विद द परमिशन ऑफ देवपाल, है ना। सुमात्रा के शासक, सुमात्रा वह इंडोनेशिया, सुमात्रा के शासक जो बालपुत्र देव हैं, उन्होंने देवपाल की अनुमति से, देवपाल की अनुमति से विदेशी छात्रों के लिए छात्रावास कहां बनवाया? नालंदा की बात हो रही है ना बार बार, उस समय नालंदा ही तो सबसे सर्वप्रमुख यूनिवर्सिटी है। बाद में हम देखेंगे विक्रमशिला भी हो जाएगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पाल वंश के शासकों ने स्थापित किया। किसने? धर्मपाल ने, है ना। तो कहां पे? नालंदा में, ठीक है। नालंदा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव ने हॉस्टल बनवाया था। बाहर से आने वाले जो छात्र हैं, फॉरेन से आने वाले जो छात्र हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स, फॉरेनर्स, उनके रहने के लिए, उनके निवास के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following Pal ruler had attacked कन्नौज? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? तो जान जाइए, धर्मपाल ने किया था। और धर्मपाल ने आक्रमण करके एक कठपुतली शासक को वहां पे बैठाया था, उसका नाम था चक्रायुद्ध। ठीक है, धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया, वहां के शासक को पराजित बख्श दो भाई खांसी। वहां के शासक को पराजित किया। दवा खा रहा हूं, कुछ और मत समझना तुम लोग। और फिर अपने एक कठपुतली शासक को बैठाता है, उसका नाम क्या है? चक्रायुद्ध। तो किसने? मिल गया आंसर। किसने कन्नौज पे आक्रमण किया था? धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अकॉर्डिंग टू विच हिस्टोरियन गोपाल बिलोंग टू द क्षत्रिय फैमिली ऑफ पुंडरवर्धन, बोगरा, कहां? बंगाल। किस इतिहासकार के अनुसार गोपाल पुंडरवर्धन बोगरा का क्षत्रिय परिवार से था? क्या था? यह प्रूफ करने की कोशिश है कि यह क्या है? क्षत्रिय राजपूत। ऑप्शन ए है तारानाथ, ऑप्शन बी है लामानाथ, ऑप्शन सी अश्वसेन, ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो क्या हो जाएगा? तारानाथ। ठीक है, तिब्बती धर्मगुरु है ये, ठीक है ना। तो तिब्बती धर्मगुरु हैं, इन्होंने बताया है कि गोपाल क्या है? पुंडरवर्धन का क्षत्रिय है। क्वेश्चन में 11 क्या कहता है? अच्छा, जब धर्मपाल कन्नौज पर आक्रमण करता है और चक्रायुद्ध को शासक बनाता है, तत्पश्चात इसने स्वयं को उत्तर मतलब नॉर्थ का लॉर्ड कहा, है ना। उत्तर भारत में उत्तर भारत का स्वामी कहा। क्या कहा खुद को? उत्तर पथ स्वामिनी का टाइटल लिया। उत्तर पथ स्वामी का टाइटल मतलब उत्तर के सभी क्षेत्रों पर उसका अधिकार है, और इसीलिए वो क्या है? उत्तर पथ स्वामी। तो क्या आंसर हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? Which of the following Pal rulers was called by the Lord of North by Sodal in his composition? सोडल कौन है? एक गुजराती कवि,
इन्होंने अपनी पुस्तक में किस पाल शासक को लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ कहा है? अब ये भी उत्तरपथ स्वामिनी किसको कहा गया? धर्मपाल को। इन्होंने भी धर्मपाल को ही कहा। निम्नलिखित में से किस पाल शासक को सोडल ने अपनी रचना में उत्तर का स्वामी कहा है? किसको कहा है? धर्मपाल को कहा है। ओके जी, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्या है? द आइडल आर्टिस्ट धीमन एंड विठल पाल ऑफ द पाल पीरियड वर कंटेम्परेरीज ऑफ। पाल काल के मूर्ति कलाकार धीमन और विठल पाल किसके समकालीन है? मैंने बोला कि पाल काल न सिर्फ अपने प्रशासन, अपनी शासन, अपनी नीतियों के लिए जाना जाता था, बल्कि पाल शासन विद्वानों के संरक्षण, पाल शासन अपनी स्थापत्य कला, अपनी आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता था। तो पाल काल के दौरान ही कांस्य की मूर्तियों का प्रचलन बढ़ा, है ना? तो देखेंगे बहुत पाल काल के समय की कई सारी कांस्यकालीन जो है मूर्तियां पाई गई हैं खुदाई में, और ये नालंदा और बोध गया से खास तौर पे पाया गया है। ठीक है, तो उस समय दो बड़े महत्वपूर्ण ये कमाल के कलाकार हैं जिन्होंने इस कला को एक नया रूप दिया, नया स्वरूप दिया। ठीक है, कौन है ये दो महान कलाकार उस समय के? कौन? धीमन और विठल पाल, है ना? धीमन और विठल पाल। तो ये दो महान कलाकार हैं, किसके समकालीन है? किस शासक के समय में थे ये? बात अभी आ रही है कि किस शासक के समय में है ये। तो ये धर्मपाल, ऑप्शन दिया है धर्मपाल और महिपाल, नहीं, कतई नहीं। गोपाल के समय में नहीं, नायपाल और रामपाल के समय में नहीं, धर्मपाल और देवपाल के समय में यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। धर्मपाल और देवपाल के समय में इनका ये थे धीमन और विठलपाल। धीमन जो है वो धर्मपाल के समय में, और विठलपाल इनका पुत्र है देवपाल के समय में। धर्मपाल के समय में कौन? धीमन, ये इनका पुत्र है और ये इनके पुत्र है। नहीं, तो विठलपाल जो है देवपाल के समय में और धीमन धर्मपाल के समय में ये महान कलाकार, महान आर्टिस्ट हुए जिन्होंने कांस्यकालीन मूर्तियों को एक नया रूप, नया स्वरूप देने का कार्य किया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पाल रूलर वॉज फेमस एज अ गार्डियन ऑफ बुद्धिज्म। पाल शासकों ने महायान संप्रदाय को प्रमुख संरक्षण दिया है। ठीक है ना, तो महायान संप्रदाय के संरक्षक हैं ये। इसमें किसे बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है? गार्डियन ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। ये देवपाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हालांकि धर्मपाल ने भी बौद्ध धर्म को उतना ही संरक्षण दिया है और गोपाल ने भी दिया है, लेकिन देवपाल महानतम शासकों में से है। इसके समय में पाल वंश अपने उत्कर्ष काल पर था और इसने अपने समय में बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा संरक्षित किया है। तो ये क्या हो जाएंगे? देवपाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, which Pal ruler has been considered the best वन बाय अरेबियन ट्रैवलर सुलेमान। अच्छा, तो ये से पता ये भी चलता है कि इनके समय में ये अरब यात्री आया था। अब प्रश्न पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस शासक के वक्त में अरब यात्री सुलेमान आया था? तो इससे भी आप पकड़ लेंगे क्वेश्चन आंसर। तो अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को सर्वश्रेष्ठ माना है? महिपाल, अनंतपाल, धर्मपाल या देवपाल? देवपाल को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। किसको माना है? देवपाल को इसने सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है एक बार देखते हैं।
Which of the following places was called as श्रीनगर भुक्ति ड्यूरिंग द पाल पीरियड? पाल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? तो इसका तो आंसर अभी जान जाइए। किसको कहा जाता था? मगध को क्या कहा जाता था? श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। श्रीनगर। एक और है प्रांत, नाम है उसका तीर भुक्ति। इसका राज्यपाल होता था गोविंद गुप्त किसी वक्त में, है ना। तो तीर भुक्ति जो है किसको कहा जाता था? दरभंगा को। किसको कहा जाता था? दरभंगा को कह लो या तिरहुत क्षेत्र को। पहले दरभंगा वाले क्षेत्र को कहीं तिरहुत क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज। आ गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज के समय में कहां पे है? आज के समय का भागलपुर क्षेत्र या कह ले अंग प्रदेश। तो इसी जगह इन्होंने स्थापित किया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और कहा किसने स्थापित किया? तो धर्मपाल ने स्थापित किया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित किया? धर्मपाल ने इसको स्थापित किया है। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं, एकदम ट्रेंडी क्वेश्चन था, इसमें कुछ जान था नहीं। 17 नंबर के बाद बारी है 18 नंबर क्वेश्चन की। विच पाल रूलर वॉज डिफीटेड बाय द चोला रूलर राजेंद्र फर्स्ट इन 1023 AD? 1023 ईस्वी में किस पाल शासक को चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने हरा दिया? अभी PS1 आया था और PS2 भी आया था। ये उन्हीं शासकों के बारे में था। इन शासकों में? चोल शासकों के बारे में था, है ना। चोल शासक में महानतम शासकों में से एक थे राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम ने किस पाल शासक को हराया था? इससे ये पता चलता है कि इन्होंने उत्तर गंगा घाटी तक इन्होंने अपना विस्तार करने का प्रयास किया। और यही कारण है कि इनका जो है इन्होंने अपने आप को राजेंद्र प्रथम ने के समय में उत्तर भारत में सबसे ज्यादा चोल साम्राज्य का विस्तार होता है। तो पाल शासकों को इन्होंने पराजित किया है। और किस पाल शासक को? तो महिपाल को इन्होंने पराजित करने का काम किया है, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 नंबर प्रश्न में है, हु वॉज कंसिडर्ड एज द सेकेंड फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी? अभी अभी बात हो रही थी, पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? महिपाल को माना जाता है। ना ही देवेंद्र पाल होगा, ना ही महेंद्र पाल होगा, ना ही अजीत पाल होगा। ये तो खुद के मन से यह ऑप्शन दे दिया गया था। महिपाल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी? पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। जान जाइए, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? रामपाल था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। पाल वंश का अंतिम शासक अगर हो गया तो देखते हैं 21 नंबर। हु वॉज द कंपोजर ऑफ रामचरित? रामचरित का रचयिता कौन है? रामचरित के रचयिता हैं संध्या करनंदी या हरेंद्रनाथ या राजनाथ सेन या गोपाल दत्त। इनके रचनाकार हैं संध्याकर नंदी। कौन है? संध्याकर नंदी जो है इसके रचनाकार है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ है नहीं ऐसा, सीधे लेखक पूछ रहा है। इन्हीं सबको स्टेटमेंट वाइज करके पूछ देगा
इन्हीं सब फैक्ट्स को क्या करेगा, ए बी सी डी स्टेटमेंट करेगा, बोलेगा इसमें कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है बताइए। तो रामचरित किस पाल शासक से संबंधित है? रामचरित इज रिलेटेड टू विच पाल रूलर? तो नाम ही है इसमें राम, अब पकड़ लो राम से, कहाँ है राम? रामपाल। ठीक है, यह रामपाल से संबंधित है, रामपाल के बारे में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इन विच पीरियड वॉज एन एडवांस्ड स्टाइल ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज स्कल्पचर डेवलप्ड इन बिहार? अभी बात मैं कर रहा था वही कि पाल शासकों के समय ही तो कांस्यकालीन मूर्तियों का एक प्रचलन आया। तो बिहार में कांस्यकालीन मूर्तियां बनाने की उन्नत शैली किस काल में विकसित हुई? किस काल में? तो कहीं आंख मूंद के सीधे किसको मारना है? जहां भी कांस्यकालीन मूर्ति आएगा तो क्या होगा? पाल वंश। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? विच रूलर गेव फाइनेंशियल ग्रांट टू नालंदा महाविहार? किस शासक ने नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान दिया? हर्ष कहने का मतलब हर्षवर्धन, धर्मपाल और देवपाल। हर्ष और धर्मपाल, हर्ष और देवपाल, धर्मपाल और देवपाल। तो हर्ष ने भी दिया था, धर्मपाल ने भी दिया था, धर्मपाल ने और देवपाल ने भी दिया था। धर्मपाल ने तो 200 गांव दान दिए थे, है ना? तो तीनों ने दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। an advanced style of an advanced style of bronze sculpture developed in the Pal period in Bihar. The decisive contribution in this style of making bronze sculpture was made by बिहार में पाल काल में कांस्य मूर्ति कला की एक उन्नत शैली विकसित हुई, कहीं कोई शक नहीं इसमें। कांस्य मूर्तियां बनाने की इस शैली के निर्माण निर्णायक योगदान किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? धीमन और उसके पुत्र विठल पाल द्वारा। धीमन और विठल पाल द्वारा, है ना? धीमन और विठल पाल द्वारा। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो बी पे हमने टिक लगा दिया, बी को हमने कलर कर दिया और चलते हैं हम लोग 26 में। 26 क्या कहता है? पाल पीरियड ब्रॉन्ज स्टैच्यूज वर कास्ट इन द मोल्ड, इट्स एविडेंस कैन बी फाउंड इन, है ना? खांचा बना करके, है ना, मूर्तियों का खांचा बनाया जाता था पहले, और फिर उसमें जो है ना वो कास्ट से जो है वो उसका मोल्टेन फॉर्म, है ना, उसका गला हुआ रूप जो है उसमें डाला जाता था, और फिर जो है उस खांचे को हटाया जाता था और फिर वो मूर्ति का आकार लेता था, है ना? तो पालकालीन कास्ट से प्रतिमाएं सांचे में ढाली जाती थी। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रमाण मैंने पहले ही बताया, या तो नालंदा या तो गया, बोध गया या गया। तो नालंदा यहाँ पे है और कुकरीहार गया में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा, नालंदा और कुकरीहार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 और आज का लास्ट प्रश्न है। क्या कहता है कि आफ्टर द धर्मपाल विच पाल रूलर हैड टेकन अ पार्ट इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? धर्मपाल के बाद किस शासक ने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया? तो उसका पुत्र देवपाल। हालांकि देवपाल पराजित होता है, राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा भी पराजित होता है और गुर्जर प्रतिहार शासकों द्वारा भी पराजित होता है देवपाल, है ना? तो कुछ समय के लिए झटका मिलता है देवपाल को। तो धर्मपाल के बाद किस पाल शासक ने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया? तो कौन होगा? देवपाल होगा। जो है ये पाल वंश से संबंधित कुछ प्रश्न थे जो स्पेशली बिहार से रिलेटेड थे। इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द जो है अभी तक एग्जामिनेशन घूमता रहा है। इस प्रश्न को अच्छे से रिवाइज करना है आपको। इसका पीडीएफ मैं आज ही डाल दूंगा।
कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप PDF इसको डाउनलोड कर लेंगे, रिवीजन करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।